खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। पशुधन टेंडर घोटाले पर सबसे बड़ा खुलासा आज हम करेंगे। प्रदेश में सरकारी विभागों में ठेका दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें यूपी के पशुधन विभाग के राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद के प्रधान निजी सचिव तक शामिल हैं। या ये कहें कि सरकारी अमले के कई लोग इसका हिस्सा हैं, लेकिन फिर भी शासन और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये सबसे बड़ा सवाल है। और सरकार की नाक के नीचे करोड़ों का घोटाला हो गया। जी, पशुधन विभाग में फर्जी टेंडर के माध्यम से 9 करोड़ 72 लाख रुपए की ठगी की गई है। तो ये ठगी कैसे की गई, ये जानना आपके लिए आज बहुत जरूरी है। इस घोटाले के बारे में दरअसल कुछ चीजें आपको मुख्य तौर पर बता देते हैं। पशुपालन विभाग में करोड़ों का टेंडर, ये घोटाला सामने आया है। फर्जीवाड़ी का जो खेल है, दरअसल ये आज से नहीं, साल 2018 में शुरू हुआ। पशुधन विभाग में फर्जी टेंडर के माध्यम से 9 करोड़ 72 लाख रुपए की ठगी की गई। इसके अलावा घोटाले में पशुधन विकास राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद का प्रधान निजी सचिव रजनीश दीक्षित शामिल है। सचिवालय का संविदा कर्मी धीरज कुमार देव, पत्रकार एके राजीव और आशीष राय इसमें शामिल हैं। आरोपियों ने इंदौर के बिजनेसमैन मंजीत सिंह को फंसाया और 200 करोड़ रुपए का टेंडर दिलाने के लिए मंजीत को राजी किया गया और उसको फंसाया गया। सचिवालय के कमरे का इस्तेमाल पशुधन निदेशक के कमरे के रूप में किया गया। कमरे पर निदेशक की फर्जी पट्टी लगा दी गई। आरोपी आशीष राय खुद निदेशक बनकर बैठ गया। फर्जी कागजात साइन करवाकर फॉर्मेलिटीज के नाम पर 9 करोड़ 72 लाख रुपए हड़प लिए गए। जी, सही सुना आपने, 9 करोड़ 72 लाख रुपए। मंजीत सिंह को कोई काम ना मिलने और पैसा वापस ना मिलने पर सीएम से शिकायत करनी पड़ी और इस शिकायत के बाद जांच कर रही एसटीएफ ने 7 आरोपियों को इस मामले पर पकड़ा है। तो किस तरह से पूरा घोटाला हुआ और फर्जीवाड़े का जो खेल है, दरअसल साल 2018 में शुरू हुआ। पूरी चर्चा इस पर करेंगे। 4 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विजय शंकर पांडे जी, पूर्व सचिव भारत सरकार के, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आलोक रंजन जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, पूर्व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी आपका भी। हरिशंकर पांडे जी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं, पूर्व आईएएस हैं। हरिशंकर पांडे जी आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सीबी पांडे जी पूर्व न्यायाधीश हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सीबी पांडे जी, आप चारों मेहमानों के पास मैं आऊंगा, इस चर्चा की शुरुआत करूंगा क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला है। आप लोगों ने बहुत सारी सरकारें देखी है सर, इस पर आगे चर्चा करेंगे। कितना पॉसिबल, किस स्तर तक ये घोटाला गया और किन किन लोगों की इसमें संलिप्तता हो सकती है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि विधानसभा के अंदर कमरा नंबर 26 से कैसे ये पूरा फर्जीवाड़ी का खेल चल रहा था। देखिए जरा। जनतंत्र टीवी अब उस कमरे में पहुंच चुका है जहां पे मंत्री के निजी सचिव रजनीश कुमार और धीरज कुमार, जो मंत्री के निजी सचिव थे, वही मंत्री हैं जयप्रकाश निषाद, जिनके दोनों निजी सचिवों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खास बात यह है कि ठीक सामने सचिवालय प्रशासन महेश गुप्ता, जिनकी जिम्मेदारी होती है सचिवालय प्रशासन में नियुक्ति की जिम्मेदारी, और कैसा निजी सचिव है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सचिवालय प्रशासन की होती है। आखिर सचिवालय प्रशासन में और सचिवालय के अंदर उस दलालों को कमरा कैसे आवंटित हो गया, फर्जी नेम प्लेट कैसे लगी, ये ठीक जो मंत्री के निजी सचिव हैं और इसके साथ साथ सचिवालय प्रशासन कहीं न कहीं इसकी जो है एक जड़ हो सकती है, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी सचिवालय प्रशासन की सचिवालय में कमरा आवंटन की होती है। और मंत्री को क्यों भनक नहीं लगी, ये भी एक बड़ा सवाल है कि मंत्री के निजी सचिव इस तरीके के 9 करोड़ रुपए की हेराफेरी की
और मंत्री को भनक नहीं लगी, इसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। ये पहली बार नहीं जब सचिवालय में इस तरीके की बात सामने आती थी। ये कमरा नंबर 26 है, इसी में उनके निजी सचिव रजनीश कुमार और धीरज कुमार जो मंत्री के निजी सचिव थे वो बैठते थे, और बगल में सचिवालय प्रशासन है, जो सचिवालय प्रशासन मंत्रियों को, यहाँ के अधिकारियों को कमरा आवंटन करता है। आखिर वो कमरा कैसे आवंटन किया गया जिसमें इन दलालों ने फर्जी नेम प्लेट, जो पशुपालन विभाग के डायरेक्टर का नेम प्लेट लगा करके उस व्यवसायी से 9 करोड़ रुपए ठेका दिलाने के नाम पे हड़फा, और 240 करोड़ का वो टेंडर था। ये वही कमरा है जहां मंत्री के निजी सचिव तैनात थे, उनकी कुर्सी है। हालांकि वो हटा दिए गए हैं और एसटीएफ ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। रजनीश और जो मंत्री के निजी सचिव एक और थे धीरज, इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल है, इसकी भनक क्या मंत्री तक नहीं लगी? बगल में सचिवालय प्रशासन है, कमरा आवंटन वो करता है, क्या उनको भनक नहीं लगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सचिवालय प्रशासन कमरा आवंटन की जिम्मेदारी सचिवालय प्रशासन के प्रमुख सचिव की होती है, व्यवस्था अधिकारी की भी होती है। तो कई और लोगों की अगर जांच चली तो परतें खुल जाएंगी, कई और नाम निकल करके आएंगे। जाहिर तौर पर बहुत सारे ऐसे नाम हैं, परत दर परत इसका खुलासा होगा। और जनतंत्र टीवी भी आपको सच्चाई दिखा रहा है कि किस तरीके से जीरो टॉलरेंस की जो बात होती है उस पर कौन पलीता लगा रहा है। सबसे बड़ा सवाल आज का यही है। 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं लगातार मेरे साथ, विजय शंकर पांडे जी, आलोक रंजन जी, हरिशंकर पांडे जी, सीबी पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का। सबसे पहले आलोक रंजन जी, मैं आप ही के पास आता हूं। इतना बड़ा घोटाला हो गया सर, किसी को खबर तक नहीं लगी। सचिवालय के कमरे का इस्तेमाल पशुधन निदेशक के कमरे के रूप में किया गया। कमरे पर निदेशक की फर्जी पट्टी तक लगा दी गई। आरोपी आशीष राय खुद निदेशक बनकर वहां पर बैठा। सवाल मेरा आलोक रंजन जी ये है कि सचिवालय के अंदर कैसे इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो सकता है, और अगर हुआ तो क्या इसकी भनक किसी को नहीं होगी? क्योंकि 2018 से फर्जीवाड़े का खेल चल रहा है। पहली टिप्पणी आपकी इस पर चाहूंगा। ये तो वैसे बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है, ये मैं कहना चाहूंगा, बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है। और जिस प्रकार ये किया गया है पूरा, कि नेम प्लेट निदेशक की लगा दी उस कमरे में, और कमरे के अंदर ये निजी सचिव माननीय मंत्री के बैठ गए और उन्होंने ये फर्जीवाड़ा कर दिया और 9 करोड़ का घोटाला कर दिया। तो मतलब बहुत दिलेरी से इन्होंने काम किया, बहुत ही ज्यादा। मतलब इनको जैसे किसी किस्म कोई डर था ही नहीं। ये सबसे बड़ी बात तो ये लगती है, कोई भय या कोई डर, कोई गलत काम करते समय अगर इनको कोई भय या डर होना चाहिए, वो भी इनको नहीं था। इनको लगता था जैसे कि ये काम ये आराम से करते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। जिससे एक तो ये लगता है कि हो ना हो, ये इस तरीके के काम ये लोग पहले भी करते आ रहे हैं, और ये पहली बार एक चीज ऐसी आई है जो पकड़ में आई है या उजागर हुई है। ऐसा तो नहीं कि इस प्रकार की गतिविधियां और भी जगह चल रही हो सचिवालय में और लोगों की जानकारी में ना हो। ये बहुत ही एक भयानक सी स्थिति है जिसके बारे में मतलब गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है जी। अब बात आती है कि जहां भ्रष्टाचार की बात है, वहां सरकार ने भी घोषणा करी है कि हम जीरो टॉलरेंस रखेंगे भ्रष्टाचार का। तो जीरो टॉलरेंस में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो ये क्या कहाँ ऐसा सिग्नल नहीं जा पा रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है वो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। अगर उनको ऐसे ही इन लोगों को लग रहा था कि हम आराम से करते रहेंगे और हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तभी इतने दिलेरी के साथ उन्होंने ये सब घटना करी। वो तो ठीक बात है कि एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी है और गिरफ्तारी भी कर ली है, बहुत अच्छा किया है। हम कहते हैं जल्दी जल्दी जांच पूरी होनी चाहिए और सख्त सख्त कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। जहाँ चीज पकड़ में आती है भ्रष्टाचार की, उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी हालत में, और सख्त सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, तभी सही सिग्नल जाएगा। नहीं तो लोगों का दिल इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हाँ, ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, ये विचार करने की बात है कि ऐसा वो कैसे कर पाए। कि इसमें ऐसा नहीं रख सकता है कि वो अकेले काम कर रहे हो, इसमें जरूर उनके साथ और भी लोग शामिल होंगे। क्या लगता है आपको? कार्रवाई तो हुई है आलोक रंजन जी, क्योंकि बिना मिली भगत के तो काम हो नहीं सकता। ये अब चीजें सामने निकल कर आई है, 7 आरोपियों को पकड़ा है। क्या लगता है आपको और भी कई लोग, बड़े लोग जो इस पूरे गोरख धंधे में शामिल हो सकते हैं, फर्जीवाड़े में शामिल हो सकते हैं, कहीं उनके नाम को छिपाने की कहीं कोशिश तो नहीं हो रही है? देखिए, इसमें कोई भी लेवल का आदमी शामिल हो सकता है, और निजी सचिव ने ऐसी हिम्मत कैसे करी, इसलिए इसमें बहुत ही गहराई से जांच होनी चाहिए, और ऐसी जांच होनी चाहिए इसमें किसी भी स्तर के किसी को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। चाहे वो कोई सीनियर अधिकारी हो, चाहे वो सीनियर राजनीतिक हो, चाहे वो कोई और व्यक्ति हो, कोई भी हो,
वो किसी को इसमें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। अगर उसकी लिस्ट में आता है, बड़ी फेयर निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है, बिना किसी डर के, बिना किसी राजनीतिक दबाव के इसमें जांच की आवश्यकता है कि इसमें सच्चाई जो है वो खुल के लोगों के सामने आए और सख्त सख्त कार्रवाई हो, तो एक नजीर जो है वो औरों के लिए पेश हो। बिल्कुल नजीर बननी चाहिए, और बिल्कुल नजीर बननी चाहिए। आलोक जी सही कहा आपने। विजय शंकर पांडे जी, आपको अगर मेरी आवाज मिल पा रही है तो सवाल यही है कि कमरा नंबर 26 कैसे अलॉट हुआ, सबसे बड़ा सवाल यह है। हमारे संवाददाता वहां पर गए, पूरी रिपोर्ट उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले भेजी थी, हमने अपने दर्शकों को दिखाई। सबकी आंखों में ये लोग धूल झोंकते गए। क्या यह संभव है? क्या किसी को इस बात की खबर तक नहीं लगी हो? मंत्री जी ने तो कह दिया कि उनको नहीं जानकारी है इस पूरे मामले की, और नहीं थी। विजय शंकर जी, चलिए शायद विजय शंकर जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। मैं लौटूंगा अपने मेहमानों के पास, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको इस पूरे घोटाले के बारे में बता देते हैं। दरअसल पशुधन विभाग में करोड़ों का टेंडर का एक घोटाला है। जैसे कि हमने आपको पूरी रिपोर्ट दिखाई, फर्जीवाड़ी का जो खेल था 2018 से शुरू हुआ था, और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि पशुधन विभाग में फर्जी टेंडर के माध्यम से 9 करोड़ 72 लाख रुपए की ठगी की गई। ये चीजें परत दर परत अब खुल रही हैं, सामने आ रही हैं। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि सचिवालय का संविदा कर्मी धीरज कुमार देव, पत्रकार ए के राजीव, आशीष राय इसमें शामिल बताए गए हैं। तो सबसे पहले अब आपको दिखाते हैं कि विधानसभा के अंदर जब भी आप जाते हैं, आपकी चेकिंग होती है, आपसे बार बार पूछा जाता है, पास बनता है। इतना आसान नहीं है वहां पर दाखिल होना। हमारे संवाददाता वहां पर गए, ये पूरी प्रक्रिया कैसे होती है विधानसभा के अंदर तक जाने की, ये रिपोर्ट आप देखिए सबसे पहले। उसके बाद अपने गेस्टों के पास जाएंगे, मेहमानों के पास जाएंगे, और धीरे धीरे इस घोटाले में और कितने लोग शामिल हो सकते हैं, किस किस के मिलीभगत होने की इसमें आशंका हो सकती है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखें जरा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा सचिवालय के अंदर फर्जी नेम प्लेट लगा करके मंत्री के निजी सचिव और कई और दलालों के जरिए 9 करोड़ रुपए फर्जीवाड़ा करने का मामला संज्ञान में आया है, जिसमें 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 4 पत्रकार भी हैं। कैसे पास बनता है? पहले जब कोई आम व्यक्ति अंदर जब जाता है तो उसका उस मंत्री या अधिकारी के यहाँ से फोन आता है, फिर इस काउंटर पे उसका पास बनता है, और पास बनने के बाद वो जो मंत्री के यहाँ जाता है, फिर भी पास बनने के बावजूद गेट पे चेकिंग होती है। तो 9 नंबर का गेट है, और हर विंडो पे बाकायदा जब मंत्री के यहाँ से या अधिकारी के यहाँ से उसके जाने की अनुमति के संबंध में यहाँ पत्र आता है उसके निजी सचिव के द्वारा, तब उसकी एंट्री होती है। लेकिन जो दलाल अंदर बैठ करके बाकायदा नेम प्लेट लगा करके बैठते थे, कहा जाता है उनकी गाड़ियां बेरोक टोक आती जाती थीं, और इस तरीके से गोरख धंधे में कई और बड़े नाम उजागर होने के संकेत हैं। इस गेट नंबर 9 से सारे जो जिनका पास होता है उनकी एंट्री होती है, लेकिन वो कैसे गए? लोगों में या जो अंदर बैठे कर्मचारी और अधिकारियों में पकड़ थी कि उनकी गाड़ियां बेरोक टोक आती जाती रहीं, और उस कमरे में फर्जी पास बना करके, नेम प्लेट बना करके बैठते थे, जहां पे 9 करोड़ की गमन करने, फर्जीवाड़ा करने का 250 करोड़ टेंडर देने की बात सामने आई है। तो इन घोटालेबाजों का जो राज है वो परत दर परत आज खुलेगा। हम खुलासा इसीलिए आज कर रहे हैं। 4 मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। विजय शंकर पांडे जी, मैं आपके पास आता हूं अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। ये पूरी रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई। इतना आसान नहीं है सचिवालय के अंदर जाना। पास बनता है, चेकिंग होती है, 10 बार पूछा जाता है, अंदर आपको किससे मिलना है, बिना अनुमति के आप किसी से नहीं मिल सकते हैं। फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि कमरा नंबर 26 आखिर अलॉट कैसे हुआ इन लोगों को? सबकी आंखों में ये इतने सालों से धूल झोंकते रहे और इसकी भनक तक किसी को नहीं लगी। क्या ऐसा संभव है सर, बिना मिली भगत के इतना बड़ा घोटाला हो जाए? देखिए, ये बहुत साफ बात है कि इस मामले में कमरा अलॉटमेंट का एक जो प्रश्न है वो तो है ही है। इसके अलावा भी बहुत से सवाल ऐसे खड़े हो गए हैं जो ये जिनका उत्तर मुश्किल से मिलेगा। पहला कि कमरा कैसे अलॉट हुआ, ये बिल्कुल सही बात है कि इसके लिए जिम्मेदार हैं जो सचिवालय प्रशासन के जो अधिकारी हैं, किस प्रकार से ये हुआ। जहाँ तक अंदर आने की बात है, चूँकि ये दोनों कर्मचारी मंत्री के साथ काम कर रहे थे, इसलिए इनके पास दे देने की इनके पास पावर है, इसलिए कोई भी ये इनको बुला सकते हैं, तो वो तो प्रश्न यही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे दिखती है वो ये है कि भ्रष्टाचार को लेकर जो पूरा तंत्र है हमारा बहुत बेबाक हो गया है और वो एकदम उसकी भय खत्म हो चुका है। और ये तब होता है जब उसको ये पता हो जाए कि ये सब काम हो रहे हैं हर तरह, हर स्तर पर, और इसको करने में कोई खतरा नहीं। तो ये खतरा इसलिए उनको नहीं लगता किसी को, जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर बोल रहा हूँ कि लोग देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक यही हो रहा है। देखिए, यहाँ पर आपने पशुपालन विभाग में एक कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए पैसे की बात को आपने स्पष्ट किया। आप किसी भी निर्माण एजेंसी में चले जाइए, जब तक एक मुश्त कमीशन नहीं हो मिल जाता, ये 20-25 साल से चल रहा है। ये आज की बात नहीं है। मैं ये किस कोई वर्तमान सरकार के समय में ऐसा शुरू हुआ हो या हो रहा हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं स्वयं जानता हूँ ये जब तक 1% नहीं चला जाता ऊपर तक आप समझ सकते हैं मंत्री जी तक, तब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता। जाहिर है सर। ई टेंडरिंग हुई प्रणाली 2009 में हुई, तब मैं उस समय शासन में था, मुझे अच्छी तरह पता। ई टेंडरिंग प्रणाली में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो सिर्फ कागज अपलोड करने का एक माध्यम है। सारी कमीशनबाजी पूर्ववत चल रही है। तो जब ये कर्मचारी और ये जो व्यवस्था में बैठे लोग जब देखते हैं कि चारों तरफ लूट बची है, चारों तरफ भ्रष्टाचार हो रहा है, चारों तरफ कमीशनबाजी हो रही है, उनका भय खत्म हो जाता है। उसी का ये नतीजा था कि उनको ये बिल्कुल लेश मात्र भय नहीं हुआ कि सचिवालय में एक कमरा लेकर वो फर्जी निदेशक की बोर्ड लगाकर एक आदमी फर्जी डायरेक्टर बनकर ये सब कर डाले। तो मैं इसके लिए पूरी व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार के को लेकर जो जिसे कहते हैं भयहीन हो गए हैं लोग, भय मुक्त हो गए हैं। और भय मुक्त तब होते हैं जब ऊपर से नीचे तक व्यवस्था में हर व्यक्ति इसमें शामिल दिखता है। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। कोई एक या दो लोगों का काम यही नहीं हो सकता है। सीबी पांडे जी, मैं आपके पास आता हूं। आपने तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे होंगे उत्तर प्रदेश में। इस पूरे घोटाले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि इसमें परत दर परत जो खुलासे सामने आ रहे हैं उसमें यह भी चीज निकलकर सामने आ रही है कि पशुधन विभाग के राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद के जो प्रधान निजी सचिव तक इसमें शामिल हैं। तो हम क्या ये नहीं कह सकते कि सरकारी अमले के कई लोग इसका हिस्सा होंगे इस घोटाले का? किसी एक का तो काम होगा नहीं। 7 लोगों पर कार्रवाई कर दी गई है। क्या कुछ बड़े लोग इसमें शामिल हो सकते हैं जिन पर कार्रवाई करने से शायद एजेंसियां बच रही हो? क्योंकि घोटाला तो छोटा नहीं है। सीधा सीधा सरकार के उस जीरो टॉलरेंस पर सवाल है जो बार बार उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है। सर नहीं, ये सरकार का दावा तो गलत है कि जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के खिलाफ। क्योंकि भ्रष्टाचार इसी अभी आपने यही देखा कि इसी सरकार में शिक्षकों का 69,000 शिक्षकों का मामले में किस तरह से परीक्षा हुई और किस तरह से घोटाला हुआ। तो ये जीरो टॉलरेंस वाली सरकार की बात नहीं है। अब ये सवाल है कि ये जो भ्रष्टाचार है इसमें सिर्फ कर्मचारी शामिल है। जी, और विश्वसनीय है कि वो केवल सरकारी कर्मचारियों के और कामों के असर से ये संभव। कभी वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। कोई इतना बड़ा पैसा किसी का सरकारी कर्मचारी और अधिकारी के कहने से कोई इतना बड़ा पैसा लगा देगा और इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो जाएगा। होता क्या है कि हमेशा जितने बड़े लोग हैं वो तो फाइनल डिसीजन मेकर है। वो तो उनको कह देना है, इशारा कर देना है कि भाई इनका काम क्या है। अब उनके इशारे पर सारे काम होते हैं। अब चूंकि इशारे पर काम होते हैं और काम जितने हैं वो सब सरकारी तंत्र है। चाहे टेंडरिंग के मामले में अभी देखिए कि इस टेंडरिंग को बनाया गया तो बड़ा सेक्रेट रहेगा और किसी को भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिलेगा। मुझे व्यक्तिगत अनुभव है, कई मामलों में मैंने खुद मैंने कोर्ट में ले गया। एक टेंडरिंग का मामला उस भ्रष्टाचार से किसी मामले से कम नहीं है, बल्कि कहीं तो कहीं इसमें रहती है कि बहुत सारे मामले में इस टेंडरिंग में जो भी चाहते हैं वैसा कर लेते हैं ऊपर के अधिकारी और मंत्रीगण मिलकर जैसा चाहते हैं। ये टेंडरिंग तो उनके लिए बड़ा एक सेफ रास्ता मिल गया है। अब ये कैसे मैनिपुलेट करते हैं? अब आप अभी देखिए, जब मीडियम में मैनिपुलेट हो सकता है तो ये टेंडरिंग कौन सी बड़ी बात है जो मैनिपुलेट ना हो, तो मैनिपुलेट होता है। तो इसलिए इसमें हमेशा ऐसे भ्रष्टाचार में बड़े लोग शामिल होते हैं और उनके प्रोटेक्शन से मामला बनते हैं। होता क्या कि ऐसे मामले में जब इस कार्रवाई में चाहे वो बंदरबांट हो उसमें मामला खुल जाता है या कोई रिजल्ट जो चाहते हो वो नहीं मिल पाता है या खुलने के बाद कोई ऐसी बातें आ जाती हैं जो आपस में तकरार हो जाती है, तब ये मामले खुलते हैं। और तब ये मामले खुलते हैं तो कोशिश ये होती है कि इस मामले में हशप करने के लिए जो कर्मचारी लेवल के अधिकारी हैं, चाहे अधिकारी लेवल के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके लेवल के लोगों को भेज दो, दूसरा बयान कर दो और मामले में जांच कर दो और हशप कर दो। और ये होता चला आ रहा है।
अभी इसी सरकार में एक मंत्री के खिलाफ तो हुआ ही था ना, वो मंत्री के पीए और शायद कुशवाहा थे मंत्री या कौन थे, तो उनको 2 पीए और पकड़े गए, उसके भ्रष्टाचार के मामले में, और अभी वो जेल में। तो ये कोई सामान्य बात है, और मैं समझता हूँ कि कह देने मात्र से नहीं हो जाएगा कि अब जीरो टॉलरेंस है। आपको सिस्टम इवॉल्व करना पड़ेगा, अच्छे ईमानदार लोगों को रखना पड़ेगा, जो अच्छे अधिकारी हैं उनको आप सचिवालय बनाना पड़ेगा, और उनसे एक ऐसा इवॉल्व सिस्टम करिए कि किसी लेवल पे कहीं कोई भ्रष्टाचार न करे। ये आप नहीं कहेंगे तो भ्रष्टाचार इसीलिए चलता आ रहा। मैं तो देख रहा हूँ सचिवालय में आज चाहे जब से ये सचिवालय बना है, शुरू के दौर में 20 साल 30 साल भ्रष्टाचार भले न रहा, लेकिन उसके बाद तो भ्रष्टाचार की गंगा हरदम सचिवालय बहती रही। कुछ अच्छे अधिकारी आ जाते हैं तो वो थोड़ा भ्रष्टाचार रोकते हैं, सिस्टम लाते हैं, फिर जैसे वो अधिकारी को आपको भ्रष्टाचार के किसी नेता को दिक्कत होने लगती है तो उनको इधर उधर की पुष्टि कर देते हैं और फिर भ्रष्टाचार की गंगा बहने लगती है। तो ये चलता रहेगा, और मैं समझता हूँ कि थोड़े बहुत लोग इसमें जेल हो जाएंगे। हरिशंकर पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन दर्शकों को एक क्लिप दिखा देते हैं किस तरीके से ऐसे भ्रष्टाचारों को अंजाम दिया जाता है, किस तरीके से इनकी प्लानिंग होती है, उसके बाद मैं चर्चा पर लौटता हूं। किस तरह से घोटालों को अंजाम दिया जाता है सर, आप लोगों ने देखा भी होगा इस क्लिप को, और हमारा इसको दिखाने का मकसद भी यही था कि बहुत आसानी से इस तरीके की ठगियां की जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हरिशंकर पांडे जी ये है कि सुरक्षा व्यवस्था में एक तो ये सबसे बड़ी चूक है अगर इस तरीके से फर्जीवाड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा मामला है, छोटा मामला नहीं है। सचिवालय के अंदर कमरा अलॉट हो जाना, उसके बाद इन लोगों की मिली भगत के बाद 200 करोड़ का टेंडर दिलाने के नाम पर एक मंजीत नाम का शख्स है जिसको फंसाया गया टेंडर दिलाने के नाम पर, और उसके बाद 9 करोड़ 72 लाख रुपए की ठगी कर ली गई सर, और मामला 2018 से चला आ रहा है। जैसा कि सीबी पांडे जी ने बताया कि कोई पहला मामला नहीं है ये, इससे पहले भी अगर पृष्ठभूमि में अगर हम जाएं सर, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं भ्रष्टाचार के। देखिए, ऐसा है कि जो पहले हुआ है हमें उससे मतलब नहीं है। आज आपने चर्चा की है वर्तमान घोटाले की, जिसमें सचिवालय प्रशासन के प्रमुख सचिव के दफ्तर के ठीक पास एक कमरा अलॉट किया जाता है और वहां पर खुलेआम गलत तरीके का बोर्ड लगाकर लोगों को दिग्भ्रमित करके उनसे पैसा वसूला जाता है। सचिवालय के जो वर्तमान नियम है उसके हिसाब से कमरे का अलॉटमेंट प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन करते हैं, और वो हैं महेश गुप्ता जी। पता नहीं क्यों लोग ये डरते हैं या उनका नाम, बड़े अधिकारियों का नाम ही नहीं लिया जाता। तो सबसे पहली गलती, सबसे पहली जिम्मेदारी महेश गुप्ता की पड़ती है, जिन्होंने वो कमरा अलॉट किया, और उनके जो व्यवस्था अधिकारी होते हैं वो एक एक कमरे की रिपोर्टिंग करते हैं कि उस कमरे में कौन बैठ रहा है। और इतना आसान नहीं है सचिवालय में कमरा पाना जी। हम लोग विशेष सचिव स्तर के अधिकारी थे, आधा कमरा पाते थे, आधे के लिए प्रयास करना पड़ता था कि हमें सिंगल मिल जाए। ये काम पूरी तरह से सचिवालय प्रशासन की सहमति से हुआ है और उनको मौका दिया गया। इसके लिए पहले तो जिम्मेदार है महेश गुप्ता जी। और आप जरा ताज्जुब देखिए कि वही महेश गुप्ता जो पहले भी सीबीआई के घोटाले में उसमें भर्ती घोटाला जो हुआ था, उसमें नियुक्तियों में सूचना विभाग की, उसमें ये एक्यूज थे, लेकिन इनको सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी थी। ये पहले से दागी अफसर रहे हैं। इनको ये घोटाला होने के बाद भी अभी आज ही या कल इनको जो है अपर मुख्य सचिव राज्यपाल बना दिया गया। तो आप जरा ये सोचिए कि सब कुछ जान करके आप कर्मचारी पर पकड़ रहे हैं, कर्मचारी को बता रहे हैं कि वो जिम्मेदार है। कर्मचारी की हिम्मत है कि वो अपने प्रमुख सचिव के बगैर, वो चाहे पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव हो या प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन हो, बिना उनकी मर्जी या उनकी सहमत के वहां बैठ सकता है? असंभव है। और दूसरी चीज सुनिए आप, सचिवालय में एंट्री, सारे अधिकार एक अधिकारी में निहित हैं। इस समय आप सचिवालय का पास नहीं बनवा सकते बिना
महेश गुप्ता के ऑर्डर के तत्कालीन जी आईएएस से जो पीसीएस से जो आईएएस प्रमोट हुए हैं उन तक को जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं उनको भी रोक दिया गया है कि हम उनको पास नहीं देंगे क्योंकि वो प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी नहीं है। आपको पता है, तो जितने भी आईएएस अधिकारी जो सचिव हैं पीसीएस से प्रमोटेड उनको पास नहीं बनता, वो उससे बाहर कर दिए गए हैं और पास देने के लिए केवल एक व्यक्ति सक्षम है और वो है महेश गुप्ता। तो आप लोग पता नहीं क्यों डरते हैं। हम देख रहे हैं जो भी अधिकारी है वो नाम ही नहीं लेता और कहते हैं ये पहले से हो रहा है, अरे पहले से क्या हो रहा है, आज हो रहा है। क्यों नहीं इनको गिरफ्तार किया जाता? महेश गुप्ता से पूछताछ क्यों नहीं की जाती? हो क्या रहा है? आप बाबू को पकड़ रहे हैं, बाबू को तो ये बचा ही लेंगे, अभी जाएगा गिरफ्तार होके, थोड़े दिन बाद जमानत हो जाएगी, जमानत होने के बाद एक विभागीय कार्रवाई होगी, वो बहाल हो जाएगा। ठीक, हरिशंकर जी मैं आपके पास लौट रहा हूं सर। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है इस पूरे मामले के बाद, पहले वो सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को, क्या कहा उन्होंने। पशुधन विभाग में ठेका दिलाने के नाम पर की गई धोखाधड़ी पर कुछ लोगों के द्वारा ट्वीट करके ये दर्शाने का काम किया गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है भ्रष्टाचार की, उस पर आरोप लगाने का काम कुछ लोग कर रहे हैं और इस प्रकरण में तह तक जाने के लिए स्पष्ट रूप में एसटीएफ को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि चाहे जितना बड़ा भी कोई व्यक्ति प्रभावशाली हो, अगर किसी प्रकार से कोई किसी भी धोखाधड़ी में या किसी भी प्रकार फर्जीवाड़े में कोई शामिल होता है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। ये हमारी सरकार की नीति रही है। हमारी सरकार किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार हो, किसी भी प्रकार के कोई आपराधिक कृत्य हो, उसके खिलाफ निश्चित रूप में कठोर कार्रवाई करेगी और हमारी सरकार ने इसमें जो कार्रवाई की है वो इसका का उदाहरण है जो एसटीएफ ने तमाम लोगों को पकड़ा है बगैर किसी पक्षपात के। ये हमारी सरकार की स्पष्ट नीति का ही परिणाम है। लेकिन विपक्ष के कुछ नेता ऐसे हैं जो ट्वीट के द्वारा अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। तो सुना आपने, दिनेश शर्मा कह रहे थे कि बख्शा नहीं जाएगा, जो भी लोग इस घोटाले में, इस भ्रष्टाचार में शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। 4 खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। ब्रेक के बाद स्वागत आपका। पशुधन टेंडर घोटाले पर सबसे बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं और परत दर परत इसकी खुलती भी जा रही है। हालांकि एसटीएफ ने 7 आरोपियों को फिलहाल पकड़ा, लेकिन इसके बाद कई सारे सवाल अब उठने लगे हैं, उन्हीं पर हम चर्चा कर रहे हैं। 4 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। एक बार फिर से मैं आपको जोड़ता हूं, विजय शंकर जी, आलोक रंजन जी, हरिशंकर पांडे और सीबी पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत आप चारों का एक बार फिर से। विजय शंकर पांडे जी, मैं आपके पास आता हूं। जैसा कि हरिशंकर पांडे जी ने कहा और दिनेश शर्मा को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी जीरो टॉलरेंस वाली बात है। कोई भी इसमें शामिल हो, किसी भी स्तर का अधिकारी अगर इसमें शामिल होता है तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी, ये भरोसा दिला रहे हैं वो। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि जैसे हरिशंकर जी ने भी सवाल उठाया कि सचिवालय के अंदर कमरा लेना तो बहुत बड़ी बात है, एक छोटी बैठने की जगह मिल जाए तो वो बड़ी बात है। और इन लोगों ने सर कमरे पर निदेशक की फर्जी पट्टी लगा दी, सचिवालय के कमरे का इस्तेमाल पशुधन निदेशक के कमरे के रूप में कर लिया और आशीष, जो आरोपी आशीष राय है, वो खुद को निदेशक बनकर वहां पर बैठा रहा। क्या लगता है शासन प्रशासन को क्या इसकी भनक नहीं होगी सर? बिल्कुल भी। दूसरा सवाल मेरा यह है, किस स्तर पर इसमें मिलीभगत आपको नजर आ रही है? देखिए, जो शर्मा जी का बयान है, जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो बयान दिया वो स्थिति हमारे देश में सन 1861 जब इंडियन पीनल कोड अंग्रेज़ों ने लागू किया तब से भ्रष्टाचार अवैध है और भ्रष्टाचारी को दंड दिए जाने का प्रावधान है। किसी सरकार का ये साहस नहीं है
कि वो इसके विरुद्ध बोल सके, क्योंकि देश का कानून यही है। इसलिए कोई अगर ये कहता है कि हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे तो कोई एहसान नहीं करता है, कोई बड़ी बात नहीं कहता। अरे तुम करने ही नहीं दे सकते और तुम्हारी हैसियत ही नहीं, क्योंकि देश में कानून का राज स्थापित है और यहाँ पर 1861 से भ्रष्टाचार अपराध है जिसमें जेल जाने चाहिए। 50 में संविधान लागू हुआ, कानून का राज हो गया, फिर वही बात चल रही है कि भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। तो ये सब जो सरकारें आती हैं, ये कहती हैं, ये सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए। हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। अरे तुम कर ही क्या सकते हो? भ्रष्टाचार तो वैसे ही नहीं हो सकता, यहाँ देश का कानून ही कहता है। लेकिन जो जानने की, जो समझने की बात यह है कि इतने वर्षों से भ्रष्टाचार नहीं होने देकर रट लगाया जा रहा है और आज आप देखिए देश भ्रष्टाचार के मामले में दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश माना जाता है और उसी का ये नतीजा। देखिए भाई, छोटी छोटी जो बात है, पास कैसे बना, वो कैसे बना, ये मेरा मैं बाकी और हमारे वक्ता हैं उस पर प्रकाश बहुत अच्छी विस्तार से डाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। लेकिन मैं इस बात पे फोकस डालना चाहता हूँ कि ये 70 साल से आप कह रहे हो कि हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, देश की यह हालत है। उसका कारण यह है कि जो ऊपर से, देखिए भ्रष्टाचार हमेशा ऊपर से चलता है। ये कभी भी गलतफहमी कोई किसी, जो भी लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा, भ्रष्टाचार नीचे से नहीं चलता, सब हमेशा ऊपर से चलता है। ऊपर बैठा व्यक्ति भ्रष्ट है और ऊपर बैठी व्यवस्था जो राजनीतिक व्यवस्था है वो भ्रष्ट हो गई है हमारे देश में। उसका नतीजा ये है कि हर अंग यहाँ भ्रष्ट है। देखिए, आपने एक बहुत बड़ा ये मामला उजागर किया, आप धन्यवाद के पात्र हैं, जनता को पता लगा। लेकिन विश्वास मानिए, ये हर विभाग में हर समय ये घोटाले हो रहे हैं। अभी एक हाल में मैं पढ़ रहा था, पुष्टाहार घोटाला। आप पुष्टाहार घोटाले को अगर जिस दिन ये आप उजागर करेंगे तो आप देश सर पीट लेगा कि ये 20 साल से हो क्या रहा है वहाँ पर। उसमें भ्रष्टाचार की ये हालत है कि आप उसकी फाइल निकाल के दिखा दीजिए कभी। वहाँ के एक प्रमुख सचिव थे, सुन लीजिए आप और जनता भी सुन ले। वहाँ के प्रमुख सचिव ने मुझसे बताया कि मैं आज तक ये फाइल नहीं देख पाया और जैसे उन्होंने फाइल मांगी वैसे उनका कार्य छिन गया और किसी दूसरे को दे दिया गया। हमारे प्रदेश की, हमारे देश की ये हालत हो गई है। इसलिए ठीक है, ये बाबू चपरासी पकड़े जाते रहेंगे, पास बनाने वाला भी पकड़ा जाता रहेगा, पास बनाने का प्रमुख सचिव भी पकड़ा जाता रहेगा जी। ये सब मोहरे मात्र हैं, ये भ्रष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जैसा अभी हरिशंकर पांडे जी ने कहा, मैं प्रमुख सचिव सूचना था, महेश गुप्ता जी के खिलाफ सीबीआई की बहुत भ्रष्टाचार की जांच हुई थी और मैं इस बारे में सहमत था कि ये बिल्कुल गलत है और इन्हें गलत छोड़ा गया है। कल वो बात दूसरी है। लेकिन तथ्य यहाँ पर ये आता है कि आखिर ये हुआ क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा भ्रष्टाचार के बारे में इसी तरह चर्चा करते रहेंगे, कुछ होता नहीं जी। इसका मूल समझ लीजिए, भ्रष्टाचार ऊपर से चलता है और ऊपर की व्यवस्था एकदम भ्रष्ट हो गई है। मैंने आपसे कहा कि पिछले 30-40 सालों में इस प्रदेश में शायद ही कोई टेंडर मिला हो जिसमें कमीशन न लिया गया हो और इस स्थिति के रहते हुए और जिसमें सारे ऊपर के मंत्री और अफसर सब शामिल है, कोई अफसर इतना साहस नहीं कर पाता कि कह दे कि अरे क्या हो रहा है ये, और जिसने ये साहस किया उसको हटा देते हैं। कोई बात नहीं, लोगों को इसके लिए तैयार होना चाहिए क्योंकि आप एक परमानेंट व्यवस्था में प्रोटेक्शन के साथ रह रहे हैं तो अफसरों की ये जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मैं इनको इसलिए कहता हूँ कि ये नौकर हैं, इनकी हैसियत नौकर की है, इसलिए नौकर जो है वही करता है जो ऊपर वाला कहता है। इसलिए ऊपर का भ्रष्टाचार इसमें सर्वव्याप्त है, इसके कारण देश और पूरे प्रदेश का बहुत नुकसान हो चुका है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा नुकसान है और बहुत बड़ी भी खबर है ये सर, और लगातार हम अपने दर्शकों को अपनी पूरी जिम्मेदारी समझते हुए इस खबर को दिखा रहे हैं और सरकार की तरफ से भी अब बयान इस पर आया है। लेकिन आप चारों के पास मैं आऊंगा, लेकिन जो प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं इस पर वो भी थोड़ा सा दिखाना जरूरी है क्योंकि पशुधन विभाग ठगी केस में अमिताभ ठाकुर ने भी तंज कसा है। पशुधन विभाग में ठेके के नाम पर करोड़ों हड़पने में पशुधन मंत्री का निजी सचिव धीरज कुमार पत्रकार गिरफ्तार हुआ है। बार बार मंत्रियों के निजी सचिव पकड़े जा रहे हैं। इन अवसरों पर मंत्रियों से भी अवश्य पूछताछ होनी चाहिए, सवाल उठाया उन्होंने। जाहिर तौर पर बहुत बड़ा सवाल है, पूछताछ होनी चाहिए सबसे क्योंकि कोई छोटा घोटाला नहीं है और सचिवालय के अंदर से अगर हुआ है ये सब संचालित होता रहा या पूरा रैकेट वहां पर था तो आखिर भनक क्यों नहीं लगी सबको। इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि इसमें पत्रकार ए.के. राजीव कई आईपीएस के बेहद निकट सहयोगी भी हैं। सवाल सबसे बड़ा, हरिशंकर जी मैं आप ही के पास आता हूं। कोई पहली मर्तबा नहीं है, कोई पहली दफा नहीं है, पुलिस, पत्रकार, निजी सचिव, अफसरों की मिलीभगत किस तरीके से की गई है, लगातार हम उदाहरण भी दे रहे हैं। अमिताभ ठाकुर ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। क्या लगता है सर आपको, किस स्तर पर इस पूरे मामले में आपको मिलीभगत नजर आती है और क्या सचिवालय के अंदर से बैठकर
इतने बड़े भ्रष्टाचार को इतने आसानी से अंजाम दिया जा सकता है क्या सर? देखिए, अभी हमने जैसे कहा था, दिनेश शर्मा जी का वक्तव्य हमने सुना। दिनेश शर्मा जी का वक्तव्य जो है वो अपने विभाग को पहले देख लें कि शिक्षा विभाग की 69,000 नौकरियों पर 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और वो कह रही है कि हमको भर्ती करने दिया जाए। जी, मतलब आप देखिए जरा कि एक हाई कोर्ट कभी स्टे देती है, दूसरी कहती है कि ये सही है, फिर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 37,000 पे नियुक्तियां मत करिए। अब हाई कोर्ट कह रही है, अब हमारी सरकार जो है जा रही है कि जो हुआ सो हुआ, हमको नई भर्ती करने दीजिए और इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा उनका शिक्षा मित्रों का, बाद में देख लेंगे। ये क्या है? अब आप बताइए कि ये सरकार की नीयत है? देखिए, कोई चीज छिपाने वाली नहीं है। और अब वो समय गया। अगर डरने की ही स्थिति है तब ना तो प्रेस को रहना चाहिए, न वक्ता को बोलना चाहिए। फिर तो आप सरकार की प्रशंसा करते रहिए, चैन से रहिए। लेकिन अब देखिए, हम तो हमेशा से कहते रहे, ओपन कहते रहे जी कि कोई जो भी मंत्री बोल रहा है पहले वो अपने विभाग को देखे कि उनके यहाँ क्या हो रहा है। अब तक DIOS क्यों नहीं सस्पेंड हुए, बेसिक शिक्षा अधिकारी क्यों नहीं सस्पेंड हुए? उनके यहाँ खुद भ्रष्टाचार हो रहा है। बिल्कुल, अमिताभ ठाकुर ने सर यही सवाल उठाया है कि उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए, मंत्रियों से भी। निचले लेवल पर आप पूछताछ करते हैं, निचले लेवल पर आप कार्रवाई कर देते हैं, गिरफ्तारियां कर देते हैं। देखिए, ये सारी कार्रवाई, हमारी बात सुनिए, एक देखिए कार्रवाई जो है मंत्री, प्रमुख सचिव के और निदेशक, ये 3 लोग अगर नहीं शामिल हैं तो किसी की औकात नहीं है। जो निजी सचिव है वो कुछ भी नहीं होता, वो कोई वही करता है जो उसका प्रमुख सचिव कहता है या मंत्री जी कहते हैं। अथवा कमरा अलॉट करके वही बैठा हुआ है वो, और आप कह रहे हैं कि वही दोषी है। आप सोचे कि सचिवालय की पवित्रता को कितनी बुरी तरह से भंग किया गया है। आप जरा सोचिए कि वहीं पे बैठकर फिर क्या रह गया? फिर निदेशालय कितने सुरक्षित हैं? फिर जरा आप छोटे दफ्तर कितने सुरक्षित हैं? और यहां मंत्री भाषण दे रहे हैं। मंत्री हमारे मेयर रह चुके हैं, हमें उनसे पूछने का हक है, हम सिटीजन है लखनऊ के। बिल्कुल, पूछिए सर। और MP अभी नहीं है वो, लेकिन हमारे मेयर रहे हैं। आखिर आप बताइए कि वो ईमानदार है, मानते हैं, लेकिन उनको क्या पता है कि उनके शिक्षा विभाग का भ्रष्टाचार कितना ज्यादा है? और क्यों कार्रवाई नहीं कर पाते हैं? वो कौन रोकता है उनको? और ऐसे पद लेने से, उप मुख्यमंत्री का पद लेने से कोई फायदा नहीं है। देखिए, पद से कुछ नहीं होता। अगर सम्मान नहीं मिला आपको, आप में ताकत नहीं है, तो आप कैसे मंत्री और कैसे उप मुख्यमंत्री और कैसे प्रमुख सचिव? ऐसी कुर्सी से बिना कुर्सी अच्छी है। जी, तो हमारा स्ट्रांग मत है कि ये जो घोटाला हुआ है, चूंकि सचिवालय परिसर में हुआ है, इसलिए इसमें 3 लोग दोषी हैं। महेश गुप्ता दोषी हैं, प्रमुख सचिव पशुधन, निदेशक पशुधन, मंत्री जी, और ये भी पकड़े जाने चाहिए। ये एक अगर उदाहरण पैदा कर दें तो आपको हम सही बता रहे हैं कि लोगों को संदेश जाएगा, बाबू चपरासी के गिरफ्तार करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि अंत में निष्कर्ष आप देखिएगा, हम आज बता रहे हैं आपको उसका निष्कर्ष, STF लगी हुई है जी। STF की इसमें क्या जरूरत है जिसमें प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद है? क्या करेगी STF? अरे आपको आरोपी पता है, आपको अभियुक्त पता है, आप पकड़ रहे हैं, FIR आप लिखवाइए जी। STF लगी है। STF का मतलब है कि ठंडे बस्ते में जाना है। अगर नहीं जाना है तो आप जो है, आप क्यों उनसे प्रमुख सचिवों से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? यहां जितने घोटाले हुए, एक में भी प्रमुख सचिव का दोष नहीं है। अगर नहीं है तो फिर क्या दोष नीचे वाले करते हैं? उनको कितना अधिकार है? सारे अधिकार वो है सेंट्रलाइज्ड है। 69,000 भर्ती में आपको पता है सारे अधिकार एक यहां पे लखनऊ से केंद्रित हैं। जनपद का कोई आदमी जिम्मेदार नहीं है, ये फैक्ट है। जब आपने देखा कि एक बार बनाया गया था उसका विज्ञापन, उसमें शर्तें नहीं थी। आपने कहीं सुना है कि जनवरी में जब एक विज्ञापन निकला उसके एक दिन बाद, नहीं, जब विज्ञापन निकल गया, परीक्षा हो गई, उसके एक दिन बाद आपने
उसकी सेवा उसके कंडीशंस बदल दी कि कट ऑफ मार्क इतना नहीं इतना होगा। ये क्या नियम है भाई? अच्छा, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलिए तो आप राजद्रोह हैं। तो देखिए, अगर ऐसे ही राजद्रोह है तो सब राजद्रोही हैं, सब सही है, सबको बंद करिए। कोई जरूरत नहीं है ऐसे समाज में रहने की और ऐसे व्यवस्था में जीने की जिसमें आप गुलाम हैं, जिसमें आप बोल भी नहीं सकते। हमारा स्पष्ट मत है कि अगर सरकार में अपना जरा सा भी, थोड़ा सा भी सम्मान और लिहाज है तो उनको सबसे पहले एक दो बड़े आदमियों को पकड़ना होगा। एक आईएएस अफसर को आप बताइए गिरफ्तार किया है इन्होंने, डायरेक्ट करिए आप गिरफ्तार। बिल्कुल, इनके पास 50 अधिकार हैं, 56 जे है, 56 जे में जिसको चाहे उसको बर्खास्त कर दे। हमारे प्रधानमंत्री ने गिरफ्तार, उन्होंने निकाल बाहर किया। यहां कितने लोग निकले 56 जे में, जरा बताइए आप। निकालिए 50 साल से ऊपर के जितने आदमी हैं, उनका बैकग्राउंड देखिए, आम छवि देखिए, निकाल दीजिए। 3 महीने की नोटिस की जरूरत है, आप पैसे की। आप अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसका मतलब आपका कहीं न कहीं प्रश्रय है। तो ये सब कहना बाबू चपरासी के बात मत किया करिए। न उनके लिए डिबेट करने का हमारे पास समय है कि बाबू गिरफ्तार हो गया, चपरासी गिरफ्तार हो गया तो वो दैनिक संविदा कर्मी को हमने निकाल दिया। हमारी पारदर्शिता की नीति है, जीरो टाल, ये सब चीजें जो है अब सिद्धांतिक। ठीक सर, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही हरिशंकर जी। जो असली लोग हैं, जो बड़े लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, जिनकी भूमिका हो सकती है, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आलोक रंजन जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जो प्रतिक्रिया विपक्ष की तरफ से आ रही है इस पूरे घोटाले के बाद, वो आपको थोड़ा सा बता देते हैं। पशुधन घोटाले पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार को घेरा है। कहा है कि सत्ता के नशे में चूर हैं बीजेपी नेता। अखिलेश यादव ने सीधा सवाल पूछा है, मंत्रियों के दफ्तरों में सिर्फ भ्रष्टाचार का खेल होता है। जाहिर तौर पर इतना बड़ा अगर घोटाला हुआ है सचिवालय के अंदर से, तो सवाल पूछे जाएंगे। फिर फाइलों में ऑल इज वेल की पट्टी लगाकर गुमराह करते हैं अफसर। सीधा सवाल आलोक रंजन जी, इस ट्वीट से आप कितना सहमत हैं? कागजों पर हम दिखा देते हैं सब कुछ अच्छा है सर, बहुत सारी योजनाएं बन रही हैं, प्रदेश में सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल पर जाते हैं, हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं, तथ्यों को टटोलते हैं, तो फिर इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आती हैं। देखिए, जो बात अभी बाकी सब पैनलिस्ट ने भी कही, वो पूरा आक्रोश जो भी सबका पैनलिस्ट का भी नजर आ रहा है और जो आप बाकी लोगों की प्रतिक्रिया बता रहे हैं वो भी सामने यही आ रही है कि सभी लोगों की एक ही मत है कि भ्रष्टाचार जो है वो, ये अगर माना जाए कि कोई नीचे स्तर का ही अधिकारी या कर्मचारी कर रहा है तो ये मानना गलत होगा। इसमें ये जो जांच जो भी हो रही है, इसको मतलब बिल्कुल इस तरीके की होनी पड़ेगी कि इसमें किसी भी स्तर का कोई भी अगर लिप्त हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और खास तौर से इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि उच्च स्तर से कहाँ इस संरक्षण तो नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो किस स्तर से मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, और उसकी गहराई से जांच होने की बहुत आवश्यकता है। तभी एक विश्वास जो है लोगों का आएगा और तभी भ्रष्टाचार को करते समय लोग डरेंगे, जब लगेगा कि हर स्तर के लोग इसमें, जो भी इसमें शामिल है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और अगर खाली कोई कुछ ही जो लोग सामने एकदम से दिखाई पड़ते हैं और वो नीचे स्तर के कर्मचारी हैं, उन पे ही कार्रवाई होकर रुक जाता है, तो लोगों को इसमें विश्वास नहीं होगा। ये देखिए, सभी पैनलिस्ट ने भी जो बात रखी है, वो उनका आक्रोश, उनका गुस्सा इस बात पर नजर आ रहा है कि भाई ये कौन सा तरीका हुआ होना, जो भी इन्वॉल्व है, चाहे बड़ा सा बड़ा हो, उसको इसमें छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, माननीय दिनेश शर्मा जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, बड़े से बड़ा हो। तो अगर इस तरीके से वास्तविक तरीके से इसमें ये हो जाए, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मुद्दा है सचिवालय के अंदर इस तरीके की वो नेम प्लेट लगा के और अंदर बैठ के खुलेआम धोखाधड़ी हो रही है, तो ये बहुत ही संगीन मामला है। और इस पे अगर कार्रवाई पूरे स्तर की नहीं होगी तो लोगों का विश्वास बिल्कुल उठ जाएगा। तो ये कार्रवाई होनी बहुत आवश्यक है। तभी लोगों को लगेगा कि वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है वो सरकार कुछ कदम, सार्थक कदम जो है उठा रही है। ठीक सर, सीबी पांडे जी, मैं आखिरी में आपके पास आता हूं। जैसा कि सवाल उठाया आलोक रंजन जी ने, बिना संरक्षण के कोई भी चीज, कोई भी भ्रष्टाचार सर नहीं हो सकता, इस बात को हम सब जानते हैं। भ्रष्टाचार की अगर परत दर परत खोली जाए तो पिछले 2-3 सालों में, 5 सालों में हम जाएं तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हम सबके सामने हैं, और आपने तो बहुत उदाहरण देखे होंगे सर। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी हो गई, देखिए बिल्कुल, और कौन इन्हें संरक्षण दे रहा था, किसकी शय पर ये सर इतना कूद रहे थे? सचिवालय के अंदर इन्होंने फर्जी नेम प्लेट लगा दी, पट्टी लगा दी, और खुद जो आशीष राय है निदेशक बनकर वहां पर बैठ गया।
मंत्री जी से पूछो, कहते हैं हमें इस बात की जानकारी नहीं है। व्यवस्था से सर विश्वास उठ जाएगा लोगों का। देखिए, एक तो बात स्पष्ट है, तो आपको लगता नहीं? नहीं, वो तो पहले से उठ चुका है, लेकिन एक बात मान लीजिए कि जब इतने सचिवालय में जहां की किसी एक आदमी का पहुंचना कितना मुश्किल है, तो आप ये कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि बिना किसी बड़े अधिकारियों के या मंत्री के, बिना साठ गांठ के सचिवालय से कोई भ्रष्टाचार की गतिविधि इस प्रकार हो पाएगी जैसा कि उजागर हुआ है। तो ये तो मान के चलिए कि बड़े अधिकारी ही इसमें, बड़े अधिकारी और मंत्री निश्चित रूप से शामिल है। अगर अब हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी का भी उसी का आशीर्वाद मिला हो और उनके बूते पर वो लोग अपना कूद रहे हो और उसके बूते पर उनका नाम इस्तेमाल करके, ये हमने जानते तो बाद में आगे हो सकता है, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं करता। लेकिन आप ये मान लीजिए कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में बिना शामिल हुए इतना बड़ा भ्रष्टाचार सचिवालय में नहीं हो सकता। दूसरी बात मैं जो सबसे मैं कहना चाहता हूँ, एसटीएफ से आप जांच करा रहे हैं। एसटीएफ तो आपकी एजेंसी है और एसटीएफ का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होगा? याद होता है डीआईजी या आईजी लेवल का अधिकारी होगा। आईजी लेवल क्या, उसकी आईजी लेवल क्या जाके मंत्री से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी से या चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी से सीधे सवाल उठा पाएगा? तो आपने अगर ईमानदारी है इस मामले में, तो आप इस पूरे के मामले को आप इंडिपेंडेंट एजेंसी सीबीआई को दे दीजिए, वो जांच करेगी ताकि आपका कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। एसटीएफ तो आपकी एजेंसी है, अब एसटीएफ वाले जब भी जाएगा तो वो शुरू करेगा कि देखिए जांच क्या होती है कि जब अपनी एजेंसी सरकार की काम करती है तो उसका एक तरीका होता है, वो पहले तय कर लेती है कि हमें बड़े अधिकारियों को नहीं शामिल करना है। कोशिश सारे लोग मिलकर ये करते हैं कि किसी तरह इस मामले में छोटे छोटे लोगों को करके इसको हशप कर दिया जाए और इस पर पूरे बड़े जितने लोग हैं उनका पूरा प्रोटेक्शन मिलता है, उनका वहीं से शुरू होता है। ये वहां से शुरू होता है, नीचे से लेकर ऊपर तक जाने की कोई कोशिश नहीं रहती है कि नीचे वाले पकड़ो, वो बताए कि ऊपर वाला कौन है, उसके ऊपर वाला कौन है, उसके ऊपर वाला कौन है, सारा का सारा मामला साफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो ऊपर से शुरू होता है कि भाई कौन कौन इसमें फंसाए जा सकते हैं, उनको फंसाओ और इस मामले को हशप करो। तो ये तो यही तरीका बहुत सचिवालय चल रहा और इसीलिए सारे भ्रष्टाचार का ही कारण है। तो ये चलता रहेगा। जब भी इस तरह के मामले आते हैं, सारे मैंने तो बहुत देखे हैं, तो इसमें यही होता है कि ऊपर से एक सिस्टम बना दिया गया कि कौन कौन नीचे वाले समा के इस मामले को खत्म किया जाता है। अच्छा, नीचे वाले इसे फंसते हैं कि उनकी दस्तखत होती है, उनकी फाइल पर नोटिंग होती है, बाकी तो सब ऊपर वालों के सब जबानी खर्च होते हैं, उनकी तो कोई बड़ा कागज पर लिखा पड़ी होती नहीं। ये मायावती के जमाने में था। मायावती तो आप जानते हैं, मायावती के जमाने में तो मैंने केस भी किया है। मायावती तो दस्तखत ही नहीं करती थी, तो जबानी कह देती थी अप्रूव। ये हाई कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, भाई चीफ मिनिस्टर कैसे फंसा? चीफ मिनिस्टर तो दस्तखत करता नहीं है। फिर उस पर रूलिंग आई कि नहीं, चीफ मिनिस्टर अगर अप्रूव करता है, भले वो दस्तखत नहीं करता, लेकिन माना जाएगा कि चीफ मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व। अब ऐसे मामले दसों साल लग गए ये तय होने पर कि क्या मुख्यमंत्री ने अगर जबानी कह दिया तो माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, इसी में 10 साल लगे तो मुकदमा क्या होगा? उसी तरह से जितने बड़े लोग हैं इसमें शामिल होते हैं, उनको कहेंगे भाई हमारे तो कोई दस्तखत नहीं है, मैंने तो कोई डिसीजन नहीं लिया, मैंने तो जो कुछ हुआ नीचे आया। बिल्कुल सर, वक्त नहीं है। मैं विजय शंकर पांडे जी के पास आता हूं। आपने बहुत अच्छी बात कही सर। विजय शंकर पांडे जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से तमाम जो पैनलिस्ट हैं, आप को बहुत सारा अनुभव है सर आप लोगों को, और आपने अपने अनुभव के आधार पर ये बातें कही और बहुत तथ्यों के साथ अपनी बातों को रखा, बहुत बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखा, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन जाते जाते आखिरी कमेंट में विजय शंकर पांडे जी आपसे चाहता हूं, जिस तरह से सभी पैनलिस्ट ये कह रहे हैं कि एसटीएफ की जो जांच इसमें की जा रही है उसकी ज़रूरत नहीं है एसटीएफ जांच की। पहला सवाल मेरा ये, आपको भी क्या ये लगता है? दूसरा ये है कि किस लेवल पर, किस स्तर पर इस पूरे घोटाले में मिलीभगत हो सकती है और अब आगे होना क्या चाहिए? अगर हम ये सवाल उठा रहे हैं कि निचले लेवल पर इस पर कार्रवाई हो रही है, उन लोगों को पकड़ना चाहिए जो असली गुनहगार हैं सर। देखिए, बड़ी स्पष्ट सी बात है कि ये मामला, जैसा कि पहले भी और पैनलिस्ट ने बताया, कि ये बड़ा सीधा साधा मामला है और इसमें किनका दोष है वो एकदम सामने है। तो पहले उन्हें तुरंत दंडित कर देना चाहिए और उन्हें उनके खिलाफ तुरंत क्रिमिनल कार्रवाई जैसे FIR की, लेकिन जांच उसकी सामान्यता हो सकती है। STF के साथ हमेशा वो दिक्कत ये है कि ये जिस मामले में STF लगी कुछ हुआ नहीं,
पास्ट एक्सपीरियंस इसका बहुत पुअर है, इसलिए मुझे भी शंका है कि पता नहीं इसमें कुछ निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जहाँ तक आपने दूसरी बात बताई, देखिए ये मामला बिल्कुल ऊपर से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए ऊपर के स्तर पर जो मंत्री जी हों, प्रमुख सचिव हों, इनके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई करनी होगी। वो चाहे अच्छे अधिकारी हो चाहे बुरे हों, लेकिन उनका पर्यवेक्षण पर दोष एकदम सिद्ध है और ये काफ़ी है, उनको दंडित किया जाना चाहिए। और तीसरा जो आपने पूछा कैसे स्थिति सुधारी जाए, देखिए बेईमान अफसरों के बारे में सबको पता है। ऊपर से चलिए भ्रष्ट आईएएस अधिकारियों को, भ्रष्ट आईपीएस अधिकारियों को, कुछ भ्रष्ट पीसीएस अधिकारियों को पकड़िए, उनकी जो संपत्ति की जांच कराइए, उन्हें जेल भेजिए। और कुछ नेता जिनकी जो मंत्री बन के बैठे, इनकी साख बड़ी खराब है, उन्हें निकालिए। आपका प्रदेश मिनटों में पूरा ईमानदार हो जाएगा और लोगों की हाड़ कांपेगी कोई भी भ्रष्टाचार करने से पहले। इसलिए सारा काम ऊपर से शुरू होगा, लेकिन अगर आप ये कोई कार्रवाई नहीं करते तो मात्र बयान देने से पंत जी कुछ भी नहीं होगा और इसी तरह हम लोग चर्चा करते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विजय शंकर जी, आलोक रंजन जी, हरिशंकर पांडे जी, सीबी पांडे जी, आप लोग हमारे साथ जुड़े, आपने वक्त दिया और बेबाकी से अपनी बात को रखा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज ये है जाते जाते कि सचिवालय के अंदर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया, इसकी क्या किसी को भनक तक कैसे नहीं लग पाई? सबसे बड़ा सवाल यही है आज का। और सवाल यह है कि क्या इस पूरे मामले में जिस तरीके से डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी कहा कि निष्पक्ष जांच होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, हम भी यही सरकार से गुजारिश करते हैं कि जो भी इसमें दोषी हो निष्पक्ष कार्रवाई करें, कठोर कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ करें, ताकि ये कार्रवाई आगे के लिए एक नजीर के तौर पर पेश हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।